हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कल हमने किया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि जब हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर धीरे धीरे करके हमारे रिटर्न्स कम होने शुरू हो जाते हैं, राइट। प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, वी स्टार्ट इनकरिंग लॉसेज, हमें नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स हमें स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले था आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो, मशीन तो हमारे पास एक ही थी, राइट। और सपोज करो उस मशीन पे कितने लोग काम कर सकते हैं? 5 लेबर्स काम कर सकती हैं अच्छे से, राइट। 5 लेबर काम कर सकती है। तो पहले 1 लेबर काम कर रही थी, ठीक है। फिर मैंने दूसरी लेबर लगाई, तो इसका मतलब अब मशीनरी अच्छे से यूटिलाइज होगी ना, क्योंकि कायदे में तो उस पर कितने आदमी काम करने की जगह है? 5 आदमी काम करने की जगह है। तो पहला लेबर प्रोडक्शन कर रहा था सपोज करो 100 यूनिट का, तो दूसरा लेबर आएगा, राइट, वो प्रोड्यूस करेगा 120 यूनिट्स। कैसे? क्योंकि देखो, अब जब 2 लेबर हो जाएंगे तो वो ना आपस में काम बांट लेंगे अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अच्छा, तुम्हें ये काम अच्छे से आता है तो तुम वो कर लो, राइट, मुझे ये आता है तो मैं ये अच्छे से करूँगी। तो क्या होता है, जब स्पेशलाइजेशन होता है तो उससे ना आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, राइट। तो आप वो काम करते हैं विच यू लव डूइंग, राइट, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, राइट। तो इस पर स्पेशलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब ज़्यादा लोग हों। देखो ना, सपोज करो आप घर का काम कर रहे हैं, आप अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, राइट। आप खाना भी बना रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, राइट, डिशेस भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं, क्लीनिंग एंड ऑल। तो क्या होगा, हो सकता है आपको उनमें से कोई एक काम पसंद ना हो, बट फिर भी आपको करना तो पड़ ही रहा है ना। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम निकलती है, राइट। तो इसीलिए बेटर ऑफ है हर कोई अपने हिसाब से काम बांट ले और वो वाला काम करे जिसमें वो एक्सपर्ट है, राइट। तो अगर आपके पास आपका भाई भी आ गया, राइट, तो आप उसको बोलोगे तू ऐसा कर, बर्तन धोने तुझे अच्छे लगते हैं तो तू कर ले, मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। तो आपको वो वाला काम मिल जाएगा जो आपके इंटरेस्ट का है, तो आप ना काम अच्छे से करेंगे, आप स्पेशलाइज तरीके से काम करेंगे। पर स्पेशलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ लेबर क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम वही देखते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर कोई अपने पसंद का काम चूज कर लेगा और वो काम फिर अच्छे से होगा। तो एज अ रिजल्ट लेबर बढ़ाने से मशीन अच्छे से क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, राइट। और उससे क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन भी आ रहा है। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहे हैं, स्टार्टिंग में लेबर बढ़ाने के साथ साथ हमें क्या मिले, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले हैं, राइट। तो इट विल हेल्प इन व्हाट, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम allocation of resources, that is optimum use of fixed factors, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम, अब लेबर मशीन में तो क्या है, 5 लेबर काम करने की जगह है, पर अब आप ना लेबर बढ़ाते गए, तो फिर क्या हो जाएगा, हमने देखा था ना अपने एग्जाम्पल में, पहले लेबर का आउटपुट ज़्यादा था, जो हमने कल चार्ट पढ़ा था, पहले उस पर हमारा मार्जिनल जो आउटपुट था वो ज़्यादा था, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि मशीनरी फुल यूटिलाइज नहीं होती है, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर उसमें लगाओगे तो वो अच्छे से यूज़ होना शुरू हो जाएगी।
पर हैं तो कितने स्लॉट्स, मशीन में काम करने के सिर्फ 5 स्लॉट हैं। अगर आप छठी लेबर लगाते हो तो उसको मशीन में काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बीच बीच में मिलेगा। एज अ रिजल्ट जो उसका प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। ओके, तो तब जाके क्या होने शुरू हो जाएंगे आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमने क्या देखा, आपकी गिवन ठीक है, फिक्स फैक्टर दैट इज मशीन। ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब आप गिवन फिक्स कॉस्ट पे या मशीन पे, मशीन तो एक ही है, गिवन है, आप उस पे ना वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर, आप क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो एज machine is fixed but we keep on increasing variable factor that is labor, तो it will result in over utilization of fixed factor। मशीन अब ज़्यादा यूज़ होगी, राइट। और जो छठा लेबर जो आया था, कितने लेबर मैंने बताया था, मशीन में कितने स्लॉट है काम करने के, 5 स्लॉट। अब छठा आदमी आएगा तो उसको तो काम करने की जगह ही नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो वो बीच बीच में उसको कभी टाइम मिल गया काम करने का, तो उससे प्रोडक्शन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, राइट। तो एज अ रिजल्ट उसका प्रोडक्शन क्या होगा, उसकी यूनिट्स जो प्रोड्यूस होंगी वो कम होंगी इन कंपेरिजन टू जो अब तक की लेबर थी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, MP विल फॉल, MP फॉल होगा तो AP भी फॉल होगा। ठीक है, और अगला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, विच इज इम्परफेक्ट substitutability, imperfect substitutability of fixed factor। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिटर्न है वो गिर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ना यहाँ पे नई मशीन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखो ना, मशीन हमारे पास गिवन है, हमने देखा ना, मशीन हमारे पास गिवन है, और उस मशीन में कितने लेबर लगा सकते हैं, 5 लेबर, राइट। और अगर मैं उससे ज़्यादा लेबर लगाऊंगी तो क्या होगा, उसको काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन में सिर्फ 5 स्लॉट खाली हैं, 5 लेबर ऑलरेडी लगी हुई है। अगर मैं छठी लेबर बीच में ले आऊं तो उसको काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, बीच बीच में अगर मिलता भी है तो उससे उसका आउटपुट बहुत ही कम निकलेगा, राइट। एज अ रिजल्ट जो छठा लेबर का आउटपुट है इट विल फॉल। ठीक है, और हमारे पास एक और कांस्टेंट है, हमने पढ़ा ना, हम ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। लॉ जो ये सब चीजें हो रही हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब किसकी बात करता है, शॉर्ट रन की। और हमें पता है शॉर्ट रन में हमें क्या होता है, वी कैन नॉट चेंज क्या, मशीनरी, राइट। हम सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं, लेबर चेंज कर सकते हैं, मशीन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो मशीन है वो क्या है, इट रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। तो उसकी वजह से तो मशीन बढ़ाई नहीं जा सकती, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, राइट। इम्परफेक्ट, उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू
फिक्स फैक्टर। फिर है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देख लिया। फिर हम देखते हैं उसके बाद, अब अगर मैं, देखो पहले लिख लेते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। अब देखो, पहले मैंने जब अपना प्रोडक्शन करना शुरू करा, मेरे पास एक मशीन थी, मैंने उस पर एक लेबर लगाई थी, तो आउटपुट कम निकल रहा था, क्योंकि उस मशीन में कितने लोग काम कर सकते थे, 5 लोग, राइट। तो धीरे धीरे करके मैंने लेबर बढ़ाई। तो जब मैंने लेबर बढ़ाई तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर उस मशीन की कैपेसिटी सिर्फ कितने लेबर की है, 5 लेबर की है। तो जैसे ही मैंने, एज सून एज आई इंट्रोड्यूस्ड 6th लेबर, छठी लेबर जब मैंने इंट्रोड्यूस करी, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन में काम करने की उसको जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर छठी, 7वीं, 8वीं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने, तो छठी, 7वीं, 8वीं का उनको टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है काम करने का मशीन पे, क्योंकि मशीन में पहले की 5 लेबर ऑलरेडी लगी हुई है, बट फिर भी ये लोग जैसे कैसे थोड़ा बहुत बीच बीच में टाइम निकाल लेते हैं। अब जब मैंने 9वीं लेबर लगाई तो उसने क्या करा, उसको तो टाइम, मशीन पे उसको काम करने का टाइम मिल ही नहीं रहा था, तो वो फालतू बैठ के गप्पे मार रहा है, और जो चीज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखी है उनको फिर वो क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है उनके साथ, और उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट बना तो कुछ नहीं रहा है, बट जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको क्या कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रोडक्शन जो अब तक का हुआ है उसको कम कर रहा है, कैसे, चीज़ें तोड़ के, राइट। तो अब वी विल स्टार्ट हैविंग व्हाट, नेगेटिव रिटर्न्स। तो here जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है, जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट, या जैसे कि मशीनरी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। इट कैन नॉट हैंडल so much of variable factor, right, and as a result of excessive labor, we will observe more destruction, right, more destruction of already produced goods. So we can say that we will start having नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपने लेबर और ज़्यादा बढ़ाई तो अब क्या होगा, आपकी जो रिटर्न्स है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कल का चार्ट जो हमने बनाया था उसमें आपने देखा कि 9th लेबर तक चलो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, पर यह है कि चलो 9वीं लेबर आपकी कितना प्रोड्यूस करी थी, 30 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद 10th लेबर ने कुछ प्रोड्यूस तो नहीं करा, 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया उसने, बट उसने आपको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया, राइट। जो 11th लेबर आई थी कल, उसने आपकी जो चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें तोड़ी थी, 10 यूनिट्स तोड़ी थी। तो एज अ रिजल्ट हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया था, गिर गया था, कितना हो गया था, 740 यूनिट्स, ठीक है। आप ये देखना कल के चार्ट में।
उसके बाद है आपका, अब हमने 3 स्टेजेस देखी थी। स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1, अब आपको अगर पूछा जाए, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखती हूं कि आप कौन से स्टेज पे वुड यू लाइक टू प्रोड्यूस या वुड यू लाइक टू मैन्युफैक्चर, स्टेज 1 पे या 2 पे या 3 पे, राइट? अब कई लोग बोलेंगे मैम 1 पे। याद करो वो डायग्राम मैं रफ में बना रही हूँ। टीपी ये था और आपका एमपी और ये था आपका एपी, ठीक है। तो एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते थे और इंटरसेक्शन के बाद हमारा एपी फॉल होना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो पहली स्टेज कहाँ पे एंड हो रही थी? यहाँ पे, जहाँ पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट कर रहे थे। फिर अगली स्टेज कहां तक चल रही थी? जहां पे एमपी क्या हो रहा था? 0, और वहां पर टोटल प्रोडक्ट क्या था? मैक्सिमम था, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, उसके बाद थर्ड स्टेज है, ठीक है। अगर आपसे किसी से पूछा जाए कि कौन सी स्टेज ज़्यादा बेहतर है, तो कई लोग बोलेंगे स्टेज 1। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 पे सब कुछ बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या आपको स्टेज 1 पे काम करना चाहिए? तो कई लोग बोलेंगे यस। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या स्टेज 2 पे काम करना चाहिए? तो कई लोग बोलेंगे नो। अरे यार, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, अभी भी तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है ना, तो आपको एक लालच आएगा कि क्यों ना मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट्स क्या कर लूं, प्रोड्यूस कर लूं। तो यू विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस यूनिट्स, राइट। तो आप देखो, मशीन की पूरी कैपेसिटी भी तो यूटिलाइज करनी है। उस मशीनरी से जितना टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, मैं उतना तो प्रोड्यूस करूंगी, राइट। तो मैं यहाँ तक चलूंगी, ठीक है, स्टेज 2, राइट। उसके बाद स्टेज 3। स्टेज 3 पे आई विल नॉट ऑपरेट, क्योंकि स्टेज 3 पे ऑपरेट होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब स्टेज 3 का मतलब ये हो गया है कि अगर आप नेक्स्ट लेबर लगाओगे तो वो प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, उल्टा यूनिट्स तोड़ेगा। तभी तो स्टेज 3 में एमपी क्या है? नेगेटिव में जा रहा है, राइट। तो क्या आप करोगे? नहीं। इनफैक्ट आपको कोई फ्री में भी लेबर दे दे तब भी आप उसे हायर नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको फायदा देने की जगह क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि आपके पास मशीनरी तो फिक्स थी ना, उस मशीन में जितने लेबर लगने थे लग चुके हैं, अब आपके पास ज्यादा जगह नहीं है। तो अगर आपको कोई फ्री में भी आदमी देगा तो आप क्यों लोगे उसे? फालतू बिठाने के लिए थोड़ी ना लोगे, राइट। उल्टा वो आपको नुकसान ही करके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेज 3 पे आई विल नॉट ऑपरेट बिकॉज एवरीथिंग इज फॉलिंग, ठीक है। तो स्टेज 1 पे भी आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कंटिन्यू टिल स्टेज 2, ठीक है। तो स्टेज 1 पे आई विल नॉट स्टॉप as total product is rising, therefore we will, इसीलिए मैं और अब ज़्यादा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मैं स्टेज 1 पे नहीं रुकूंगी, मैं और लेबर, यहाँ पे था आपका लेबर ना, वेरिएबल फैक्टर एक्स एक्सिस में, मैं लेबर बढ़ाती जाऊंगी ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो therefore we will introduce more variable factor. आई एम टॉकिंग अबाउट लेबर। अगर मैं स्टेज 3 की बात करूं तो मैं वहां पे तो ऑपरेट नहीं करूंगी, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव रिटर्न्स है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सभी कुछ गिर रहा है। तो इसीलिए स्टेज 1 और स्टेज 3 को स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी भी कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी
ABSURDITY, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी भी कहा जाता है। तो सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है जहाँ पे एनी प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट, दैट इज स्टेज नंबर 2। तो ये कौन सी स्टेज है? स्टेज ऑफ ऑपरेशन। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट? क्योंकि इन चैप्टर से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ या रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम कई और नामों से भी जानते थे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्या खासियत थी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक खासियत थी कि वो हम शॉर्ट रन में पढ़ते थे वो लॉ, राइट? शॉर्ट रन मतलब जब आपके पास टाइम पीरियड कम है, राइट, और आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? आप क्या यूज करेंगे? लेबर यूज करेंगे और रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, राइट? अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि मशीनरी आप शॉर्ट रन में इतने जल्दी चेंज नहीं कर सकते, इतने जल्दी नई मशीनरी या नया लैंड आप नहीं खरीद सकते। तो हमने देखा एज अ रिजल्ट कुछ फैक्टर्स तो मैं चेंज कर सकती हूँ, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, राइट? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नाम से पता चल रहा है कि कुछ वेरिएशन है, सब चीजें एक लेवल पे नहीं है। किसी को मैं बढ़ा रही हूँ, किसी को मैं बढ़ा नहीं सकती हूँ, आई हैव टू कीप देम कांस्टेंट। ठीक है, तो वो तो था शॉर्ट रन की बात। ठीक है, अब रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं 1 साल का टाइम पीरियड दे रही हूं या 2 साल का टाइम पीरियड दे रही हूं, तो यार 2 साल तो बहुत लंबा पीरियड है मेरे लिए। 2 साल में तो मैं नई मशीनरी भी खरीद सकती हूं, बिकॉज मेरे को काफ़ी टाइम मिल जाएगा टू एडजस्ट, टू थिंक, टू डिसाइड, टू एनालाइज। ठीक है, तो मैं नई मशीनरी भी खरीद सकती हूँ, नया लैंड भी खरीद सकती हूँ, राइट? तो अगर मुझे कोई बोले कि आपको 2 साल के बाद इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके देनी है मुझे, तो तब तक तो आप डिसीजन ले सकते हैं ना भाई। 2 साल में तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री छोटी है, तो आप क्या कर सकते हैं? नई फैक्ट्री खोल सकते हैं, बड़ी मशीनरी ले सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमने देखा जिन फैक्टर्स को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर पा रहे थे, उन फैक्टर्स को हम लॉन्ग रन में क्या कर पाएंगे? इजीली चेंज कर पाएंगे। तो हमने देखा लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, सारे, तो मतलब सब एक लेवल पे आ चुके हैं ना। अब वी कैन चेंज एवरीथिंग, ऑल द फैक्टर्स। इसीलिए स्केल मैंने बताया था ना, लॉन्ग रन को हम बोलते हैं स्केल। तो ठीक है, तो लॉन्ग रन में जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरी कर सकते हैं, तो तब हम उसको क्या टर्म देंगे? रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो रिटर्न टू स्केल क्या शो करता है आपको? शो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। तो ये क्या बोल रहा है कि इनपुट अगर हम बढ़ाएंगे, इनपुट अगर हम चेंज करेंगे, तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आएगा। तो जाहिर सी बात है यार, सपोज करो तुम्हें रोटी बनानी है, ओके? तो तुमने पहले कम आटा गूंदा, तो ऑब्वियसली कम आटा गूंदोगे तो उससे तो 3-4 रोटियां ही बन पाएंगी, राइट? तो अब मैंने आटा बढ़ा दिया, मैंने अपना इनपुट बढ़ा दिया है। तो जैसे ही मैंने आटा बढ़ाया, ज़्यादा आटा गूंदा, उससे मेरे को क्या मिल सकेंगी? ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा रोटियां मिल सकेंगी। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैं इनपुट रखती हूँ, उसी हिसाब से मुझे क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो उसी को रिटर्न टू स्केल मतलब इट शोज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। चेंज टू स्केल का मतलब क्या है? Change to scale means
दैट, अब क्योंकि मैं स्केल की बात कर रही हूं तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब स्केल मतलब लॉन्ग रन, राइट, मैं लॉन्ग रन की बात कर रही हूं, और लॉन्ग रन में तो आपको पता ही है हम सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are increased or decreased in same proportion, in same proportion. देखते हैं क्या है. चलो, अब सबसे पहले आप आ जाओ. रिटर्न टू स्केल 3 टाइप के होते हैं. Three types of returns to scale. Constant, increasing और decreasing. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं constant return to scale. What does that mean? Constant return to scale का मतलब ये होता है कि जितना हमने इनपुट बढ़ाया, सपोज करो मैंने इनपुट बढ़ाया बाय 5%, ठीक है, मैंने इनपुट बढ़ाया कितने परसेंट से, 5% से, मैंने ज़्यादा इनपुट लगाया, 5% ज़्यादा इनपुट लगाया, तो मैं देखती हूँ आउटपुट भी बढ़ा है, पर कितने से, 5% से ही मेरा आउटपुट भी बढ़ गया. तो जितना परसेंट मैंने इनपुट बढ़ोतरी की उतना ही परसेंट मुझे आउटपुट में चेंजेस देखने को मिला, राइट. तो अगर मैंने 5% इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट भी बढ़ गया बाय 5%, तो सेम टू सेम है. तो दिस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. तो आउटपुट risen by same percent as इनपुट. ठीक है, जितना प्रतिशत मैंने इनपुट बढ़ाया उतना ही प्रतिशत मेरे को आउटपुट बढ़ने को देखने को मिला. ठीक है, जैसे कि मैंने इनपुट बढ़ाया बाय 10% तो आउटपुट भी बढ़ गया बाय 10%. तो सेम टू सेम है, राइट. तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. ओके, तो देखो ना, जैसे सिंपल सी बात है यार. मैं पहले इनपुट लगा रही थी 4 यूनिट्स का, जिससे मुझे आउटपुट मिल रहा था कितने का, 200 यूनिट्स का. 4 यूनिट का इनपुट लगा के कितने का आउटपुट मिल रहा था मुझे, 200 का, राइट. या फिर बोल लो 4 लेबर लगा के मुझे कितने का, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा के मुझे कितने का यूनिट्स मिल रही थी, 200 यूनिट्स मिल रही थी. फिर मैंने लेबर बढ़ा के कर दी कितनी, 8, राइट, 8 यूनिट्स कर दी मैंने. तो और अब मुझे मिल रहा है कितना, 400 यूनिट्स. तो इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ही तो मिला मुझे, राइट. बराबर जितना परसेंट से मैंने इनपुट बढ़ाया उतना ही परसेंट से मुझे आउटपुट में बढ़ोतरी देखने को मिली, राइट. तो इट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. ओके, now next, increasing return to scale. तो आउटपुट बढ़ा risen by
हायर परसेंट दैन इनपुट। इनपुट कम लगाया पर आउटपुट ज़्यादा मिल गया, राइट? तो इनपुट मैंने बढ़ाया बाय 10% और मैं क्या देखती हूँ, आउटपुट में बढ़ोतरी हुई है बाय 20%। तो आउटपुट ज़्यादा मिला है मुझे, इनपुट मैंने कम लगाया था, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स, नाम से ही पता चल रहा है रिटर्न कम हो गए हैं, आउटपुट कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू इनपुट। ठीक, तो आउटपुट रिजन बाय लेस परसेंट दैन इनपुट। इनपुट बढ़ाया मैंने 10% से, बट आउटपुट पे बढ़ोतरी हुई बाय 7%। इसका मतलब आउटपुट का परसेंटेज कम बढ़ा है, जितना मतलब मैंने इनपुट तो ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए थे बट उतना मुझे आउटपुट नहीं मिला, मेरे रिटर्न्स कम हो गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो इसी के बाद हमें दे रखा है कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये कोप डोगलस जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, आप अपनी स्टडी में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्या बोला है इसने? Q is equal to KL C ठीक है, आउटपुट है और ये इनपुट है। आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? इनपुट्स के ऊपर। ये सब इनपुट है और ये है आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम मतलब अलग अलग तरीके हैं प्रेजेंट करने के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x1a अल्फा और x2 बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। तो कोप डोगलस क्या बोलता था? अगर मैं कांस्टेंट रिटर्न के उसमें आपको कोप डोगलस का समझाऊं, अगर मैं कांस्टेंट रिटर्न की बात कर रही हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सपोज करो मेरा रिटर्न टू स्केल कितना है? 100 यूनिट्स। रिटर्न्स क्या होता है? आउटपुट। तो ये 100 यूनिट्स मेरा क्या है? आउटपुट। ओके, तो आपको पता है कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है? जितना आउटपुट होता है उतना ही क्या हो रहा है? इनपुट भी, राइट? सेम परसेंटेज है दोनों का, चेंज होने का सेम परसेंट है। आउटपुट बढ़ा बाय 100 यूनिट्स, तो इसका मतलब इनपुट भी बढ़े होंगे बाय 100 यूनिट्स। ओके, तो इसका मतलब अगर ये अल्फा
बड़ा होगा बाय 75%, तो बीटा को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बाय कितना, 25%। ओके, तब जाके, क्योंकि 75 25 100 हो जाएगा, 100 इनपुट है, राइट, जितना इनपुट है 100 उतना ही आउटपुट निकल रहा है, कितना, 100 यूनिट्स। ओके, खैर आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोप डोगलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, चलो अब है आपका तो ये कैसे आया आपका 100 माइनस 75, तो ये आपका आ गया 25%। ओके, जिसको उन्होंने लिखा है ना C1 माइनस ए। ओके, अब देखो तो कंक्लूजन क्या निकलता है, बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और आपको याद रखना है कि कोई भी प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो लेबर का कितना योगदान होता है, 3/4, और कैपिटल का कितना योगदान है, 1/4। ओके, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। कोई भी प्रोडक्शन होता है तो लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है 3/4, राइट, इंक्रीज लेबर की वजह से होता है, और 1/4 इंक्रीमेंट किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल मशीनरी की वजह से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दिस 3/4 एंड 1/4 यू हैव टू मेमोराइज दिस एंड दिस फॉर्मूला एज वेल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न हम कर चुके हैं। अब कोप डोगलस के फॉर्मूले में ही ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इस ऐसे दिया हो a प्लस बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, दूसरा a प्लस बी देन 1, फिर a प्लस बी इक्वल टू 1, राइट, तो 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इनपुट, और ए बी किसके लिए स्टैंड कर, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स ले रखे हैं हमने, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, इसको तो चाहे आप ना भी लिखिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना रेलेवेंट नहीं है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये कोप डोगलस के हिसाब से ये 3 इक्वेशंस उसने दे रखी है, तो मैंने आपको बताया ए बी का मतलब क्या होगा और 1 का मतलब क्या होगा। 1 स्टैंड्स फॉर इनपुट, और ए और बी स्टैंड फॉर आउटपुट, ठीक है, 1 स्टैंड फॉर इनपुट, ए प्लस बी स्टैंड फॉर आउटपुट। तो मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिख रही हूँ, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात कर रहा है, ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात कर रहा है। हमने पढ़ा था ना, इनपुट कम लगे हैं और आउटपुट ज्यादा मिला है आपको, इसका मतलब रिटर्न्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा a प्लस बी इज लेस देन 1, इसका मतलब आउटपुट इज लेस देन इनपुट, जब आउटपुट कम निकलता है इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स की बात हो रही है।
और जब इनपुट एंड आउटपुट बराबर है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट रिटर्न्स की बात हो रही है। ओके तो देखिए a प्लस बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इंक्रीज इन, ये आउटपुट शो हो रहा है और ये 1 किसके लिए स्टैंड करता है? इनपुट के लिए। ओके यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और यहाँ पे a प्लस बी आउटपुट इज लेस दैन इनपुट। ठीक है, आउटपुट कम है, इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके अब देखिए इनिशियली क्या होता है जब आपकी फैक्ट्री चलेगी, राइट? इनिशियली आपको मिलते हैं क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब इनपुट कम लगा रही हूं और आउटपुट ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, फिर देन फिर धीरे धीरे आपके क्या होता है, सॉरी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप जब और आपकी कंपनी और ज़्यादा साल हो जाते हैं तो एक टाइम आप ऐसा देखते हो कि जितना मैं इनपुट लगा रही हूँ ना, मुझे उतना ही आउटपुट मिल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा, इनपुट कम लगाया और आउटपुट ज़्यादा मिला। अब देखूंगी कि जितना इनपुट लग रहा है उतना ही आउटपुट मुझे मिल रहा है, राइट? फिर बाद में मुझे क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बात में मैं ये देखूंगी क्या कि इनपुट तो ज्यादा लग रहा है बट आउटपुट अब मुझे कम मिल रहा है, तो उसको मैं बोलूंगी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो हम ये 3 स्टेजेस देखते हैं जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, राइट? तो लॉन्ग रन में उसे 3 चीजें देखने को मिलती है। पहले इट विल सी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, देन कांस्टेंट रिटर्न एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ स्केल, राइट? ये हमारा लॉ ऑफ स्केल है, राइट? कि कैसा हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके तो ये था हमारा अभी तक का। कल हम करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक। तो तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो बाकी वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।